बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स इन बोर्ड चैप्टर 3 मोशन, और आज है इसका लेक्चर नंबर 17। हम इसमें करेंगे बुक के न्यूमेरिकल्स 17, 18, 19। ठीक है, यानी 19 जो है इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है। तो बुक के चैप्टर 3 के मोशन के आज न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह। या तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके पास्ट पेपर्स के न्यूमेरिकल करेंगे या फिर चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। तो हम देखते हैं 17, 18 में क्या है। ये तीनों जो न्यूमेरिकल्स हैं तकरीबन एक ही मेथड के हैं। ठीक है, अगर एक न्यूमेरिकल आपको समझना अच्छी तरह समझ में आ गया तो बाकी न्यूमेरिकल्स भी आप इजीली कर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 17 देखें क्या है। ठीक है, इन द फिगर 3.22, आगे हम देखते हैं फिगर में क्या बना हुआ है। तो फिगर 3.22, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस। ठीक है, 2 ब्लॉक्स हैं, 2 मासेस हैं, तो उनमें आपको ठीक है उसका एक्सेलरेशन मालूम करना है। आपको पता है कि जिस तरह से पुली में जब 2 मासेस जो हैं 2 ब्लॉक्स हैंग किए हुए होते हैं तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होता है, और वो क्योंकि एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड होते हैं, स्ट्रिंग पुली पे से पास हो रहा होता है, तो स्ट्रिंग के अंदर या रोप के अंदर टेंशन भी सेम होती है। ये तो यहाँ पर आपको यही चीज़ कैलकुलेट करनी है, एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस, दोनों मासेस का एक्सेलरेशन सेम होगा, एंड टेंशन इज द स्ट्रिंग। ठीक है, जिस रस्सी या डोरी से वो बंधे हुए हैं उसके अंदर जो टेंशन है, ठीक है, टेंशन एक ही होती है। अगर रोप एक ही है तो उसमें टेंशन, उसके हर पार्ट पे टेंशन एक ही होगी। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है आपको कैलकुलेट करना है, यानी ए और टी कैलकुलेट करना है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि फिगर क्या है और उसमें हमें क्या क्या गिवन है। ठीक है, फिगर देखते हैं हम। ये देखें फिगर है 3.22। ये ठीक है, इसमें देखें हमारे पास क्या है। एक हमारे पास ये इंक्लाइंड प्लेन है। ये इंक्लाइंड प्लेन हमें कैसे पता चल रहा है, क्योंकि ये एक एंगल बना रहा है किसके साथ, हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ। तो ये वाली जो सरफेस है ये इंक्लाइंड प्लेन है, और ये थीटा अभी हम देखेंगे कितना है। तो थीटा गिवन है, और यहाँ पर ठीक है ये एंगल बन रहा है जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर एक पुली है, ठीक है, पुली के ऊपर से ये एक रोप, एक स्ट्रिंग पास हो रहा है, और इसके साथ एक मास, एक ब्लॉक जो है, ठीक है, जिसका वेट 98 न्यूटन है, ये वर्टिकली हैंग है। ठीक है, और ये दूसरा जो ब्लॉक है जिसका वेट 147 न्यूटन है, ठीक है, ये इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रखा हुआ है ये। तो इनिशियली क्या होता है, जब हम किसी को ठीक है इस तरह से रोप के साथ बांध कर, ठीक है, 2 माचिस को, ठीक है, जब हम रखते हैं तो इनिशियली रेस्ट में होते हैं। उसके बाद जब हम अपना हाथ हटा लेते हैं या इनको रिलीज करते हैं तो फिर मूवमेंट जो है वो शुरू होती है। ठीक है, अब मूवमेंट जो है देखें यहाँ पर हमने पुली में तो हमें पता था कि अगर 2 मासेस वर्टिकली हैंगे तो जिसका मास ज़्यादा होगा, ठीक है, वो डाउनवर्ड मूव करेगा, जिसका मास कम होगा वो अपवर्ड मूव करता है। और इसी तरह से पुली के सेकंड केस में हमने देखा था कि जो वर्टिकली हैंग था वो डाउनवर्ड मूव कर रहा था, और जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा था वो ठीक है टुवर्ड्स द पुली हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव करता है ये। लेकिन यहाँ पर जब इस तरह का केस आता है कि एक इंक्लाइंड प्लेन पर है, एक वर्टिकली हैंग है, या दोनों इंक्लाइंड प्लेन पे हैं, तो हमें अब ये पता नहीं चलता कि कौन सा जो है डाउनवर्ड मूव कर रहा है और कौन सा अपवर्ड मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, हमें गैस करना पड़ता है। ठीक है, हम अपने गैस से एक मोशन की डायरेक्शन खुद सपोज कर लेते हैं और फिर उसको ठीक है सॉल्व कर लेते हैं, एक्सेलरेशन और टेंशन। ठीक है, अब अगर हमारी जो है सर सपोज करें कि डायरेक्शन हमने जो ली है वो रॉन्ग ली है ये, ठीक है, तो फिर आंसर में सिर्फ इतना चेंज आता है कि एक्सेलरेशन हमारे पास नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, और नेगेटिव से हम समझ जाते हैं कि हमने जो डायरेक्शन ऑफ मोशन ली है वो नहीं है बल्कि उसके ऑपोजिट है, लेकिन जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है हमारे पास वो सेम आती है। तो फिर हम उसको बस उसकी वैल्यू को पिक करके हम लिख देते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ 2 बॉडीज इज दिस। ठीक है, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर हमारी डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर उल्टी भी हो गई, ऑपोजिट हो गई, तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा और ये हमें दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम गैस करेंगे। अब ये देखें कि आप जो है ये भी सपोज कर सकते हैं कि 98 न्यूटन वाला जो है ये नीचे आ रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड, और ये वाला 147 वाला जो है, ठीक है, ये जा रहा है ऊपर यानी टुवर्ड्स द पुली।
ठीक है। ये डायरेक्शन ऑफ मोशन भी ले सकते हैं, ठीक है, और या ये भी ले सकते हैं, ठीक है। ये क्यों आप जो है अंदाज़ा ही लगाएंगे, ठीक है, और अंदाज़ा जो है सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन गलत से भी आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, सिर्फ साइन का चेंज आएगा। तो यहाँ पर अगर हम ये देखें, ठीक है, अगर हमें लग रहा है जैसे कि 147 न्यूटन ज़्यादा है, तो हम ये सपोज कर सकते हैं कि ये डाउनवर्ड नीचे आएगा, और ये 98 न्यूटन कम है तो ये जो है ये अपवर्ड जाएगा, ये ठीक है। कोई भी डायरेक्शन ऑफ मोशन आप ले सकते हैं, क्योंकि अगर देखें ये नीचे जा रहा है तो फिर इसको कहाँ जाना चाहिए, इसको ऊपर जाना चाहिए, ये ऊपर जाएगा ये। तो अब मैंने जो डायरेक्शन ऑफ मोशन ली है, ठीक है, यानी गैस करके ली है, आगे हमें रिजल्ट से पता चलेगा कि वो सही थी या गलत, ठीक है, हमारा आंसर लेकिन फिर भी सही आएगा। तो यहाँ पे मैंने जो ली है, ठीक है, मैंने सपोज किया है कि 147 न्यूटन जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है और 98 न्यूटन जो है वो अपवर्ड मूव कर रहा है, ये ठीक है। और स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो टी है, और हमेशा टेंशन का क्या होती है स्ट्रिंग के अंदर, और टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट होती है, यानी ये जो पुली जो है, ठीक है, ये इसका फिक्स पॉइंट है तो ये टुवर्ड्स द पुली होगी, और ये भी टुवर्ड्स द पुली होगी। ये है डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, टेंशन, ठीक है। टेंशन दोनों पूरे स्ट्रिंग में जो है एक ही टेंशन है, चाहे आप यहाँ पे लें या आप यहाँ पे लें, ये भी टी है ये भी टी है, तो ये आपको टी कैलकुलेट करना है। और दोनों बॉडीज जब मूव करेंगी, ठीक है, तो दोनों का एक्सेलरेशन भी सेम होगा, जितनी तेज़ी से ये नीचे आएगी उतनी तेज़ी से ये ऊपर जाएगी, तो इसका मतलब है दोनों में चेंज इन वेलोसिटी या दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा ये। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमें फोर्सेस देखनी होती हैं, हमें इक्वेशन बनानी होती है। जैसे हमने पुली के केस में इक्वेशन बनाई थी, पुली के केस में हमारी दो इक्वेशन बनती थी, एक जो है, ठीक है, बॉडी ए के लिए, दूसरी बॉडी बी के लिए, और फिर दो इक्वेशन को हम सॉल्व करके हम एक्सेलरेशन और टेंशन कैलकुलेट करते थे। तो यहाँ भी हमें वही काम करना होगा कि हमें दोनों मासेस की अलग अलग इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, फोर्सेस की इक्वेशन, और उन इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन और टेंशन आ जाएगा ये, ठीक है। अब ये देखिए कि जो हमारे पास रखा होगा जो ब्लॉक, जो मास, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन पर, उसको हम इंक्लाइन प्लेन के टॉपिक के लिहाज से, जो जैसे हमने फोर्सेस ली थी उसके लिहाज से हम फोर्सेस लेंगे और इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। और जो है हमारे पास वर्टिकली हैंग होगा, ठीक है, या हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा होगा, उसको हम लेंगे पुली के हिसाब से। पुली के केसेस में हमने जैसे इक्वेशन बनाई थी हम वैसे इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये देखें कि हमारे पास जो ये वर्टिकली हैंग है, ठीक है, तो अब आप इसको पुली के लिहाज से देखेंगे। हमने क्या किया था, हमने कहा था कि इसका वेट जो है, ठीक है, वेट जो हमेशा, ठीक है, हमेशा चाहे वो इंक्लाइन प्लेन पे बॉडी हो, चाहे वो वर्टिकली हैंग हो, चाहे कहीं पे भी हो, ठीक है, वेट जो होता है हमेशा क्या होता है फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और डायरेक्शन क्या होती है वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। तो वेट जो है इसका, इसको हम सपोज कर रहे हैं कि ये बॉडी 1 है, इसका मास 1 है, m1 है, और इसका वेट क्या है W1 है। तो ये W1 जिसका वेट है, ठीक है, उसका वेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, और टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है, ठीक है, ये T जो है ये अपवर्ड है ये, ठीक। अब अगर हम ये कह रहे हैं कि ये जो W1 है ये अपवर्ड जा रहा है, ठीक है, ये अपवर्ड मूव कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि टेंशन जो है, ठीक है, इस पे दो फोर्सेस हैं, एक टेंशन और एक W1। तो अगर ये ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर वाली फोर्स यानी टेंशन जो है वो बड़ी है, टेंशन ग्रेटर है, और ये छोटी है, यानी W1 जो है वो छोटा है ये, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही होती है उस डायरेक्शन की फोर्स जो होती है वो ग्रेटर होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन पे जो रखा होता है, ठीक है, उस पर एक जो वेट जो होता है वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, ठीक है। ये बॉडी समझ लें कि बी है, इसको, इसका मास हम m2 ले रहे हैं, और इसका वेट जो है वो W2 है ये, ठीक है। और यहाँ पे एंगल थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये जो W2 है, ठीक है, हमने इंक्लाइन प्लेन में क्या किया था, हमने कंपोनेंट्स बनाए थे, क्योंकि हमारे पास ये जो था इसकी डायरेक्शन ऐसी थी, ठीक है, ना तो ये पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन थी, ना ये परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। हमने इसके दो कंपोनेंट्स बनाए थे। एक कंपोनेंट था ये परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, यानी यहाँ देखें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और इसका, ठीक है, ये कौन सा कंपोनेंट था आपके पास, ये एक्स कंपोनेंट था W2 cos थीटा, ठीक है। और दूसरा हमारे पास था, ठीक है, ये वाला कंपोनेंट वेट का, ठीक है, ये होता है पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, पैरेलल है इसके इंक्लाइन प्लेन के, और ये होता है, ठीक है, वेट का y कंपोनेंट, और ये होता है W2 sin थीटा। तो W sin थीटा जो होता है हमेशा पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन होता है। उसके बाद एक फोर्स और होती है, ठीक है, वो होता है R नॉर्मल रिएक्शन। जब भी कोई बॉडी किसी
सरफेस पे रखी होगी वो सरफेस इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएगी, वो फोर्स होती है नॉर्मल रिएक्शन। और ये नॉर्मल रिएक्शन भी क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। यानी आर के और ये इंक्लाइंड प्लेन के बीच में एंगल बनता है 90 डिग्री का, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि ये वाला जो ब्लॉक जो इंक्लाइंड प्लेन पे रखा होता है, ठीक है, इसकी मोशन हमने देखी थी कि या तो वो डाउनवर्ड होती है या अपवर्ड होती है, ठीक है। लेकिन इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में नहीं होती, यानी अलोंग आर या अलोंग W2 cos थीटा नहीं होती, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में अगर मोशन नहीं है इस ब्लॉक की, तो इसका मतलब है कि ये दोनों फोर्सेस क्या हैं, ये एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं और कैंसिल आउट कर रही हैं। यानी इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वल होंगी। तो इंक्लाइंड प्लेन में हमेशा आर और ये वाला एक्स कंपोनेंट हमेशा इक्वल होता है, इसको हम इक्वल कर देते हैं और ये आगे हमारे पास, ठीक है, समझ लें कि हम नहीं चलती इक्वेशन, क्योंकि ये कैंसिल हो जाता है। तो आर होता है किसके, W2 cos थीटा, आर इज इक्वल टू W cos थीटा। बस हम ये लिख के एक दफ़ा बता देंगे, उसके बाद इसकी ज़रूरत नहीं है। अब मोशन किससे हो रही होती है, ठीक है, मोशन हो रही होती है इन दो फोर्सेस की वजह से, टेंशन और W2 sin थीटा, ठीक है। अगर हम ये कंसिडर करते हैं कि ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो हम कहते हैं कि टेंशन ग्रेटर है और ये स्मॉलर है। लेकिन हमने यहाँ सपोज किया है कि ये ब्लॉक जो है वो डाउनवर्ड आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो डाउनवर्ड फोर्स है यानी W2 sin थीटा ये ग्रेटर है और T जो है स्मॉलर है, ये ठीक है। W2 sin थीटा ग्रेटर है और T स्मॉलर है, ठीक है। उसके बाद देखें फिर हम क्या करते हैं, ये देखने के बाद कि ग्रेटर और स्मॉलर फोर्स के बाद हमें रिजल्टेंट फोर्स चाहिए होती है। जैसे हमने पुली के केस में रिजल्टेंट फोर्स निकाली थी। रिजल्टेंट फोर्स हमेशा कैसे निकालते हैं, बड़ी में से छोटी फोर्स माइनस करके। अगर हमने देख लिया कि ये बड़ी फोर्स है और ये छोटी फोर्स है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, ठीक है, दिस माइनस दिस, यानी W2 sin थीटा माइनस T। और इसकी रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इसकी रिजल्टेंट फोर्स होगी दिस माइनस दिस, यानी T माइनस W1। तो इस तरह से हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालनी होती है। अब जो रिजल्टेंट फोर्स की इक्वेशन आती है उसको हम, ठीक है, सॉल्व करते हैं टू इक्वेशंस को, और एक्सेलरेशन आ जाता है हमारे पास और फिर टेंशन आता है। अब ये देखिए हम डाटा बनाते हैं, हमें गिवन क्या है इस प्रॉब्लम में, ठीक है, वेट गिवन है, ठीक है, इसको हम W1 लेंगे 98 न्यूटन, इसको हम W2 लेंगे 147 न्यूटन, और हमें थीटा गिवन है ये हम लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि ये वेट गिवन होते हैं, ठीक है, मास भी दिए जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम में आपको देखेंगे तीनों में कि वेट गिवन है और हम यहाँ पर हमें मास की आगे ज़रूरत पड़ती है, जब हम इक्वेशन बनाते हैं उनमें m आता है। तो उसके लिए हम फिर क्या करते हैं कि डाटा में ही मास कैलकुलेट कर लेते हैं। हम आपको देखें डाटा क्या है, डाटा है W1 98 न्यूटन, हम इसका मास कैलकुलेट कर लेंगे डाटा में, ठीक है, किस फॉर्मूले से, W इज इक्वल टू mg। तो m होगा किसके, W अपॉन g, तो m1 होगा W1 अपॉन g, ठीक है। अब W1 की वैल्यू पुट कर दें हम 98 और g क्या होता है 9.8, हमने डिवाइड किया, ठीक है, मास आ गया, ठीक है, 10 किलोग्राम, ठीक है। ये समझ लें कि वो किसका मास है, जो बॉडी वर्टिकली हैंग है। दूसरा जो इंक्लाइंड प्लेन पर है उसका वेट क्या है 147 न्यूटन, इसका मास निकालेंगे m2 इज इक्वल टू W2 अपॉन g, W2 147 डिवाइडेड बाय g की वैल्यू क्या होगी 9.8, डिवाइड की आंसर आया 15 किलोग्राम। यानी जो इंक्लाइंड प्लेन पर है उसका मास ज़्यादा है और वो है 15 किलोग्राम, ठीक है। मासेस निकालने के बाद अब आप जो है डाटा देखें, आगे हमारे पास थीटा गिवन है, ठीक है, थीटा हमारे पास ये आपको फिगर में बना हुआ होगा, थीटा लिखा हुआ होगा 30 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे 30 डिग्री है। आपको फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन एंड टेंशन। अब ये देखिए कि इंक्लाइंड प्लेन में जब आपने इक्वेशन बनाई थी तो एक्सेलरेशन उसमें आप ये देखें कि आपको देखना पड़ता है कि फ्रिक्शन लेस है या विदाउट फ्रिक्शन है, ठीक है, यानी विद फ्रिक्शन है ये। तो यहाँ पर अब देखें प्रॉब्लम में ये समझ लें कि तीनों प्रॉब्लम में यहाँ पर ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये आपके पास इंक्लाइंड प्लेन और पुली, ठीक है, ये आपके पास क्या है, फ्रिक्शन लेस है। आगे दो न्यूमेरिकल जो आएंगे, ठीक है, उसमें जो है वो वर्डिंग लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे भी होना चाहिए थी, देखिए यहाँ मिसिंग है, यहाँ पे उन्होंने फ्रिक्शन का कोई जिक्र नहीं किया, ठीक है। अब फ्रिक्शन का अगर कोई जिक्र नहीं किया तब भी हम ये समझेंगे फ्रिक्शन 0 है, या अगर वो लिख देंगे कि फ्रिक्शन लेस है तब भी हम समझेंगे एफ क्या है 0 है ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्योंकि इन्होंने नहीं बताया है तो इसका मतलब है ये फ्रिक्शन लेस है, इंक्लाइंड प्लेन भी पुली भी, तो हमारा एफ जो है 0 होगा, ठीक है। यहाँ पर अब हम आगे, ठीक है, देखते हैं, इक्वेशन बनाते हैं।
अब हमने सपोज किया कि W1 जो है जो वर्टिकली हैंगे वो मूव कर रहा है अपवर्ड, ठीक है, ये हमने सपोज किया क्योंकि हमें नहीं पता कि अभी क्या डायरेक्शन होगी, ठीक है, तो हम गैस ही कर सकते हैं वेट के लिहाज से, ठीक है, वो डायरेक्शन सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमने जो सपोज किया था कि W1 अपवर्ड मूव कर रहा है, इसका मतलब है कि फिर कौन सी फोर्स बड़ी होगी, टेंशन बड़ी होगी, T इज ग्रेटर देन W1, ठीक है, T बड़ी है, W1 स्मॉलर है। अब रिजल्टेंट फोर्स हमेशा कैसे निकालते हैं, बड़ी में से छोटी फोर्स को माइनस करके, तो T में से W1 माइनस करेंगे तो ये आएगी रिजल्टेंट फोर्स, यानी वो फोर्स जो कि W1 को अपवर्ड मूव करवा रही है, ठीक है, और उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवा रही है, ठीक है। अब जो फोर्स रिजल्टेंट फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाती है और जो फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाती है वो किसके इक्वल होती है, ma के इक्वल होती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ma, F इज इक्वल टू ma। तो इसकी जगह हम लिख देंगे ma। अब ये क्योंकि बॉडी 1 की बात हो रही है तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, F1 और यहाँ लिखेंगे m1a, ठीक है, मास किसका लेंगे हम, ठीक है, बॉडी 1 का लेंगे और यहाँ पे वेट भी किसका लेंगे, W1 का, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि देखिए W1 आपको गिवन है तो यहाँ पे अब आपको, ठीक है, mg करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, लेकिन अगर आपको वेट गिवन नहीं होता, मास गिवन होता तो फिर हम इसको भी क्या करते हैं, m1g कर लेते। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। मास हमने कैलकुलेट किया था, m1 कितना आया था 10, ठीक है, a, ठीक है, T अभी A और T हमें नहीं मालूम है और W1 हमें गिवन था 98 न्यूटन, तो ये 98 पुट कर दिया। ये हमारी इक्वेशन आ गई किसकी, बॉडी 1 के लिए, हमारी बॉडी A के लिए इक्वेशन आ गई। अब हम सेकंड बॉडी के लिए जो कि इंक्लाइंड प्लेन पर है उसके लिए इक्वेशन बनाएंगे। तो उसको हमने सपोज किया है कि वो मूव कर रही है डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड मूव कर रही है, इसका मतलब है कि डाउनवर्ड फोर्स यानी W2 sin थीटा इज ग्रेटर देन टेंशन, ठीक है, ये आ गया। अब रिजल्टेंट फोर्स कैसे आती है, बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस करके, यानी W2 sin थीटा में से जब माइनस करेंगे T तो ये आ जाएगा आपके पास रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, किस पर, ठीक है, आपकी सेकंड बॉडी पर, और ये सेकंड बॉडी पर है इसलिए हम इसको F2 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब ये क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स है और रिजल्टेंट फोर्स वो होती है जो कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवा रही होती है, तो यहाँ पर इसको भी हम किसके इक्वल लिखेंगे, ma। ये बॉडी 2 की बात हो रही है तो कौन सा m आएगा, m2 आएगा, m2a इज इक्वल टू W2 sin थीटा माइनस T। यहाँ पर अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे। m2 हमने कितना कैलकुलेट किया था, 15, ये हो जाएगा 15a, ठीक है। वेट कितना था इसका, सेकंड बॉडी का 147 न्यूटन, 147 साइन और थीटा कितना था 30 डिग्री और ये हो गया माइनस T। ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन, सेकंड बॉडी की इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन 2। अब जो इक्वेशन हमारे पास आएंगी 2 इक्वेशन, उनको आप क्या करेंगे, एक्सेलरेशन के लिए ऐड करेंगे, ठीक है। ये हमने पुली के केसेस में भी हमने यही किया था, ठीक है, हम इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं, हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाता है, ठीक है। और फिर उस एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आती है या तो वो आप किसी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर दें तो आपके पास टेंशन आ जाएगा, ठीक है, या फिर इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम में जो है वो डिवाइड करना जो हमारे लिए जो इक्वेशंस बढ़ी आएंगी तो हमारे पास डिवाइड करना जो समझने के वो डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है, वो समझने के ईजी नहीं होगा। तो हम यहाँ पर डिवाइड वाला काम नहीं करेंगे टेंशन के लिए, बल्कि हम एक्सेलरेशन की वैल्यू, ठीक है, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट करके और फिर हम टेंशन निकाल लेंगे। तो एक्सेलरेशन के लिए आपको यही काम करना है, क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना है, ठीक है। तीनों न्यूमेरिकल्स में हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ये मैंने इक्वेशन 1 लिखी है, 10 इज इक्वल टू T माइनस 98, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है 15a 147 साइन थीटा, ठीक है, माइनस T, ठीक है। यहाँ पे इसको अगर हम, ठीक है, यहाँ पर न्यूटन नहीं होना चाहिए था। अब यहाँ पर ये देखें सेकंड इक्वेशन हमने लिख दी 15a, ठीक है, 15, ठीक है, 15a इज इक्वल टू 147 साइन 30 माइनस T। अब देखें ऐड जब करते हैं तो राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होती है, ये दोनों ऐड होंगे, ठीक है। तो ये 10a और ये देखें दोनों प्लस हैं, ये प्लस प्लस, तो ये हो जाएगा 10a प्लस 15a, ठीक है। और यहाँ पे देखें ये प्लस T है और ये माइनस T है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे फिर आपके पास, ठीक है, इनको हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। ये T और ये T जो है ये कैंसिल हो गए, ठीक है। अब हमारे पास जो बचेगा, ठीक है, अब ये देखें ये पॉजिटिव के साथ है, ये साइन के साथ, और ये नेगेटिव के साथ है, तो पॉजिटिव वाला पहले लिख लें, ठीक है, 147 साइन 30, और ये माइनस के साथ है तो ये माइनस 98 जो है हम क्या करेंगे, ये बाद में लिख लेंगे। तो ये इस साइड पर आ गया। अब यहाँ पर ये देखें इक्वेशन हमने हमारी बनती है यहाँ पर कि यहाँ पे आ रहा है, देखें आपके पास 10a प्लस 15, इनको ऐड कर लेंगे, दोनों सेम टर्म्स हैं,
तो ये आ जाएगा 10 + 15 25A हमारे पास आ रहा है ये, ठीक है, 25A, ठीक है। और पीछे हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, 147 को, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, sin 30 से, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 73.5 और ये है -98। अब देखें 73.5 में से जब मैं माइनस करूंगी 98 मेरे पास नेगेटिव नंबर आएगा, क्योंकि बड़े नंबर के साथ साइन नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। 24.5 यहाँ पे आ रहा है 25A, ठीक है। मुझे A की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 25 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे आएगा -24.5 डिवाइडेड बाई 25। आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव 0.98, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये एक्सेलरेशन आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें नेगेटिव आया, नेगेटिव से ये पता चल रहा है कि हमने जो डायरेक्शन ली थी वो क्या हो गई, ठीक है, वो गलत थी। यानी कि असल में क्या हो रहा है कि ब्लॉक 2 जो है जिसका वेट 147 न्यूटन है ये ऊपर जा रहा है, और जो वर्टिकली हैंगे यानी 98 न्यूटन वो नीचे आ रहा है। सही डायरेक्शन ये है, ठीक है, क्योंकि हमने, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन ले ली, तो आंसर हमारा भी क्या हो गया, नेगेटिव आ गया, ठीक है। लेकिन ये चीज़ जो है ये आपकी सही आएगी, ठीक है, ये आंसर आपका गलत नहीं आएगा। अगर आपने डायरेक्शन गलत भी ली है तो आंसर आपका, ठीक है, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है सही आएगी। तो बस आपको इसको पिक करना ही है, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि बिल्कुल सही, लेकिन अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, बस डायरेक्शन ऑपोजिट है। लेकिन आप इसको अब क्लियर नहीं करेंगे कि डायरेक्शन ऑपोजिट है, आपको क्योंकि बस एक्सेलरेशन चाहिए, आप लिख देंगे एक्सेलरेशन ऑफ 2 बॉडीज इज, ठीक है, 0.9, वैल्यू तो सही है ना हमारी, तो हम यहाँ लिख देंगे 0.98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ जाएगा दोनों बॉडीज का एक्सेलरेशन, ठीक है। उसके बाद हमें जब टेंशन कैलकुलेट करना होगी तो हम इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को, ठीक है, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। अब ये देखिए, हम ये देखते हैं कि दोनों में से कौन सी इक्वेशन हमें थोड़ी सी इजी लग रही है, ठीक है। जो समझ लें कि थोड़ी सी हमें आसान सी लगती है, ठीक है, एक ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, ठीक है, सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये है, इक्वेशन नंबर 2। दोनों में से जो आपको सिंपल लगती है, ठीक है, उसमें आप एक ही वैल्यू पुट कर देते हैं और टेंशन निकाल लेते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल में हम ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि हम कहाँ पुट करेंगे, हम टेंशन के लिए, ठीक है, ए की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, क्योंकि ये हमें लग रही है कि ये ईजी है, ठीक है। और अगर दोनों इजी नहीं है तो मतलब फिर आपने दोनों में से किसी एक को भी ले लेना है। तो ये क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा इजी है तो हमने ये लिया है, 10A = T - 98। अगर आप इक्वेशन 2 भी लेंगे, 1 नहीं लेंगे, यहाँ पे 2 लेंगे, ठीक है, और उसमें A की वैल्यू पुट करेंगे, तब भी आपका आंसर जो है, ठीक है, सेम आएगा टेंशन का, ठीक है, गलत अलग नहीं आएगा, चेंज नहीं होगा, वही आएगा। तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन 1 ली है, इसमें मैंने एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट की है। अब देखें एक्सेलरेशन का आंसर नेगेटिव आ रहा था, तो यहाँ पे आपको माइनस के साथ ही पुट करना होगा, तभी आंसर आपका सही आएगा। T - 98, आपने इसको मल्टीप्लाई किया, ये आएगा -9.8। अब आपको T की वैल्यू चाहिए, ये इधर है -98, -98 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +98, तो ये हो जाएगा +98 - 9.8, +98 - 9.8, 98 में से 9.8 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 88.2। ये आ गया आपके पास टेंशन इन द स्ट्रिंग 88.2, ठीक है। ये दो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी थी, एक्सेलरेशन ऑफ 2 बॉडीज एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब ये देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी इसी तरह से है, थोड़ा सा समझ लें कि फिगर में थोड़ा सा चेंज होगा, मेथड यही होगा आपका प्रीवियस न्यूमेरिकल का। तो यहाँ पे देखें प्रॉब्लम नंबर 18 क्या है, 2 ब्लॉक्स आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर 3.23 if the pulley and the planes on which the blocks are resting are frictionless, ठीक है। ये देखें यहाँ पे बता देते हैं प्रॉब्लम में, प्रीवियस न्यूमेरिकल में नहीं बताया, लेकिन ठीक है बताएंगे जब अगर आपके पास ये न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। तो ये फ्रिक्शनलेस है यानी फ्रिक्शन 0 है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, यहाँ पे भी आपको एक्सेलरेशन ऑफ 2 बॉडीज और टेंशन इन द स्ट्रिंग कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर भी अब ये देखें हम फिगर देखते हैं और फिर उसके बाद डाटा बनाएंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखें कि फिगर जो है हमारे पास ये है, इस तरह से हमारे पास, ठीक है, 2 इंक्लाइन प्लेन है, एक ये इंक्लाइन प्लेन है और एक ये इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। और ये पुली है, पुली के ऊपर से रोप पास हो रही है, ठीक है। इस रोप के साथ 2 मासेस कनेक्टेड हैं, ये जो है 245 न्यूटन का है और ये जो है आपका 490 न्यूटन का है, ठीक है। और ये दोनों इंक्लाइन प्लेन के एंगल अलग अलग हैं,
तो इस एंगल को हम थीटा 1 से रिप्रेजेंट करेंगे और इस एंगल को हम थीटा 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये एंगल मैंने यहाँ थीटा 1 थीटा 2 लिखा हुआ है, लेकिन फिगर में आपको क्या दिया हुआ है, एंगल दिए हुए हैं, ठीक है, जो भी है 30 डिग्री 60 डिग्री, तो आपको यहाँ एंगल दिए हुए हैं, वो उससे हम इसकी वैल्यू ले लेंगे और यहाँ पे वेट भी फिगर में लिखे हुए होते हैं ये। अब यहाँ पर ये देखें कि ये दोनों इंक्लाइन प्लेन है, तो दोनों को इंक्लाइन प्लेन के टॉपिक की तरह से, ठीक है, इनकी फोर्सेस बनाएंगे और इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये देखिए कि यहाँ पर ये जो वाला वेट है, इसको हम क्या कर रहे हैं, W1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और W की डायरेक्शन क्या होती है, वेट की डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड, और ये W2 है और इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने वो चीज़ नहीं बनाई है जो कि हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में बनाई थी, वो आपको समझाने के लिए मैंने बनाई थी कि क्या होता है जब इंक्लाइन प्लेन पे कोई ब्लॉक रखा होता है, तो एक क्या होता है नॉर्मल रिएक्शन होता है, और एक क्या होता है उसका W का एक्स कॉम्पोनेंट, ठीक है, W2 cos थीटा, और ये दोनों कैंसिल कर रहे होते हैं, यानी इनका कोई काम नहीं होता, ठीक है। तो वो मैंने चीज़ नहीं बनाई क्योंकि उसका काम नहीं होता। तो यहाँ पे भी ये भी चीज़ इंक्लाइन प्लेन है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन होगा और इसका W1 का एक्स कॉम्पोनेंट होगा, यानी W1 cos थीटा 1, और ये दोनों एक दूसरे को, ठीक है, कैंसिल कर रहे हैं, तो हमने इसको नहीं बनाया, ठीक है, क्योंकि फिगर क्या हो जाती, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। अब यहाँ पे इसका वाई कॉम्पोनेंट मैंने बनाया क्योंकि मोशन में जो हिस्सा लेता है या पार्टिसिपेट करता है वो होता है इसका वाई कॉम्पोनेंट। तो W2 का जो वाई कॉम्पोनेंट वो होता है पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन, और वो होता है W साइन थीटा। अब ये W2 का है तो यहाँ पे लिखेंगे W2 साइन, और यहाँ पे थीटा 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे थीटा 2, ठीक है, W2 साइन थीटा 2 ये हो गया। और इसका वाई कॉम्पोनेंट क्या होगा, ठीक है, ये होता है, ठीक है, पैरेलल, और ये हमेशा W2 साइन थीटा क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, ठीक है। तो ये हो गया डाउनवर्ड, ये भी डाउनवर्ड होगा, W1 साइन थीटा 1, क्योंकि यहाँ पे थीटा 1 है तो ये थीटा 1 लेंगे, और ये W1 का है तो ये W1 लेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या है, जिस स्ट्रिंग के साथ ये कनेक्टेड है उस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो सेम होगी, इधर भी टी होगी टुवर्ड्स द पुली, यहाँ पे भी टी होगी टुवर्ड्स द पुली, और यहाँ पे भी हमें सपोज करना पड़ेगा डायरेक्शन ऑफ मोशन, और आप जो हैं, ठीक है, कोई भी डायरेक्शन सपोज कर सकते हैं, ठीक है। आंसर अगर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब है आपकी डायरेक्शन आपने सही सपोज की है, और आंसर अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब है आपकी डायरेक्शन, ठीक है, जो डायरेक्शन असली है उसके ऑपोजिट है, ठीक है, बस ये फ़र्क पड़ेगा, और एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम आएगी। तो हमें रिपीट नहीं करना पड़ेगा, दोबारा से न्यूमेरिकल सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है तो आप दोबारा सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, उसमें से वैल्यू पिक करके बता देंगे कि ये है एक्सेलरेशन ऑफ टू बॉडीज। तो यहाँ पे अब हम फिर अपने अंदाजे से सपोज कर रहे हैं, ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने सपोज किया कि 245 न्यूटन वाला जो वेट है, ठीक है, वो आ रहा है डाउनवर्ड, ठीक है, वो ए आ रहा है, ठीक है, और 490 न्यूटन वाला क्या जा रहा है, ठीक है, वो जा रहा है अपवर्ड, ठीक है, और दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, सेम, ए और ए, ठीक है। ये मैंने सपोज किया है, आप इसका ऑपोजिट भी सपोज कर सकते हैं, आपकी मर्जी। अब यहाँ पे देखें कि अगर मैंने ये सपोज किया है कि ये जो 245 न्यूटन वाला डाउनवर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसमें ये डाउनवर्ड फोर्स ग्रेटर होगी और टी स्मॉलर होगा, यानी W1 साइन थीटा 1 इज ग्रेटर देन टी, ठीक है। और फिर हम रिजल्टेंट फोर्स इसकी कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पे हम सपोज कर रहे हैं कि ये ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये अपवर्ड फोर्स ग्रेटर होगी, यानी टी ग्रेटर होगा किससे, W2 साइन थीटा 2 से, टी इज ग्रेटर देन W2 साइन थीटा 2, और फिर यहाँ पे हम इसकी रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम डाटा पे आते हैं, यहाँ पे हमने देख लिया कि इनके वेट क्या गिवन है, ठीक है, W1 है 245 न्यूटन, ठीक है, और W2 है हमारा 490 न्यूटन, और हम क्या करेंगे सबसे पहले, ठीक है, डाटा में मासेस कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमें मास चाहिए होता है इक्वेशन में। तो हमने पहले लिखा W1 245 न्यूटन, M1 कैलकुलेट करेंगे W1 अपॉन जी, कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, W इज इक्वल टू mg, ठीक है। तो M1 इज इक्वल टू, ठीक है, W1 की वैल्यू 245, जी 9.8 डिवाइड किया, आंसर आएगा 25 किलोग्राम, ठीक है, मास है इसका 25 किलोग्राम। सेकेंड जो हमारे पास ब्लॉक है, ठीक है, वो है 490 न्यूटन, इसका मास कैलकुलेट करेंगे W2 अपॉन जी, W2 हमारा है 490, जी है 9.8 डिवाइड किया, हमारे पास आया 50 किलोग्राम, ठीक है, मास 2 हमारा 50 किलोग्राम है। थीटा जो हमें फिगर में लिखा हुआ नज़र आ रहा है वो है 60 डिग्री, थीटा 1 और थीटा 2 है 30 डिग्री, तो यहाँ फिगर से हमने देख के लिख लिया है, ठीक है, 60 डिग्री और 30 डिग्री।
कैलकुलेट क्या करना है, एक्सेलरेशन और टेंशन, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब हम ठीक है इसको सॉल्व करते हैं, यानी इक्वेशन बनाते हैं। हमने जो डायरेक्शन सपोज की थी उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बनाएंगे कि हम सपोज किया था हमने W1 जो है वो मूव कर रहा है डाउनवर्ड, इसका मतलब है डाउनवर्ड फोर्स इज ग्रेटर, यानी W1 sin θ1 इज ग्रेटर देन टेंशन। अब रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं, जो फोर्स बॉडी को मूव करवाती है वो रिजल्टेंट फोर्स होती है, ठीक है। तो अब इसको कैसे निकालते हैं, बड़ी में से छोटी फोर्स को माइनस करके, तो ये ग्रेटर फोर्स है W1 sin θ1, इसमें से माइनस किया हमने, ठीक है, स्मॉलर फोर्स को यानी टेंशन को, तो ये आएगी रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। ये हमारी बॉडी 1 की बात हो रही है तो F1 होगी, और रिजल्टेंट फोर्स हमेशा किसकी इक्वल होती है, MA की इक्वल होती है, तो हमने यहाँ पे लिखा है M1A, ठीक है। बॉडी 1 की बात हो रही है तो M1 लिखेंगे, और यहाँ पे अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे। M1 हमारे पास हमने कैलकुलेट किया था 25 A, ठीक है। W1 गिवन है 245, साइन थीटा गिवन है 60 डिग्री माइनस T, ये बन गई हमारी इक्वेशन 1, ठीक है, बॉडी 1 के लिए। अब सेकंड बॉडी जो है W2, वो हमने इसको सपोज किया कि वो मूव कर रही है अपवर्ड, इसका मतलब है अपवर्ड फोर्स इज ग्रेटर, यानी टेंशन इज ग्रेटर देन W2 साइन θ2। अब रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालेंगे, ठीक है, बड़ी में से छोटी फोर्स माइनस करके हमारे पास आएगा, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स F2 इज इक्वल टू T माइनस W2 साइन θ2। ये रिजल्टेंट फोर्स है, और रिजल्टेंट फोर्स हमेशा किसकी इक्वल होती है, MA अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। ये सेकंड बॉडी की बात हो रही है तो यहाँ F2 लिखेंगे, और यहाँ पे मास किसका आएगा, M2 आएगा। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, M2 कितना हमने कैलकुलेट किया था 50 A T माइनस वेट कितना था इसका 490, साइन थीटा कितना था 30 डिग्री, और यहाँ पे हमारी इक्वेशन बन गई, ठीक है, 2, ठीक है। यहाँ पे चाहें तो आप वैल्यूज की कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, अब आगे अगर आप ऐसे छोड़ दें तो भी सही है, आगे हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे ये कितनी वैल्यू आ रही है। तो एक्सेलरेशन के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, जो हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में किया था कि हमने इक्वेशंस को ऐड कर लिया था, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लें तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे देखिए मैंने इक्वेशन को ऐड किया है, ठीक है, ये इक्वेशन लिखी मैंने 1, ये इक्वेशन लिखी मैंने 2। अब आप जो है लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे 25A प्लस 50A, ये ऐड कर लिया मैंने। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर आपके पास जो है ये प्लस T है और ये माइनस T है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और अब आप जो है यहाँ पर जो पॉजिटिव नंबर है उसको पहले लिखेंगे 245 साइन 60, और नेगेटिव को बाद में लिखेंगे माइनस 490 साइन 30। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे, 245 मल्टीप्लाई बाय साइन 60, ठीक है, ये आएगा आपके पास, और 490 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 ये आएगा, और माइनस जब आप करेंगे 245, देखें बड़ा नंबर है, बड़े नंबर के साथ माइनस साइन आ रहा है, तो आंसर आपका नेगेटिव आएगा, नेगेटिव 32.824। यहाँ पे ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 50 में 25 ऐड कर लेंगे तो आएगा 75, ये हो जाएगा 75A। ए के लिए क्या करना होगा, ये देखें 75 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, यानी डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ए इज इक्वल टू माइनस 32.84 डिवाइडेड बाय 75, आपने डिवाइड किया तो आंसर आ जाएगा 0.4376, और ये नेगेटिव होगा। नेगेटिव से अब हम ये समझ जाएंगे कि हमने जो डायरेक्शन ली थी वो, ठीक है, उसके ऑपोजिट थी, ठीक है, जो कि ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो आपकी सेम आएगी। यानी अगर आप डायरेक्शन ऑपोजिट भी लेते शुरू में, यानी सही लेते, तो भी आपका आंसर जो है यही आता, पॉजिटिव आता, लेकिन नहीं आता। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है हमें पता चल गया है, ठीक है। डायरेक्शन जो है बस सिर्फ ये बता रही है कि हमारी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑपोजिट है, ठीक है। द एक्सेलरेशन ऑफ टू बॉडीज इज 0.4376, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये देखिए ये स्मॉल नंबर है, 0 पॉइंट ये पहले 0 है ये, तो स्मॉल नंबर में जब हम क्या करते हैं लिखने में, तो आप क्या करेंगे, ठीक है, 3-4 डिजिट्स लिख लेते हैं और राउंड ऑफ करते हैं, आखिरी वाला डिजिट आप राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं। लेकिन जब आगे अगर हम इसको कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे ए की वैल्यू को, तो आपका कैलकुलेटर जो वैल्यू दे रहा है पूरी 4376 के आगे जो और सारे डिजिट्स हैं, उस पूरी वैल्यू को लेके आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका टेंशन की वैल्यू जो है वो सही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस बात का हमें ख्याल रखना पड़ता है कि एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ रही है उसको आप क्या करें, उसका पूरा समझ लेंगे, होल नंबर उसका पूरा ले लें, फुल वैल्यू ले लें, तो आपके टेंशन जो है वो सही आ जाएगा। तो यहाँ पे आप ये देखें कि आपको क्या करना होता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट करना होता है, और यहाँ पे तकरीबन दोनों इक्वेशन जो हैं, ठीक है, समझ लें कि इसी तरह की हैं, यानी डिफ़िकल्ट हैं। अब आप कोई सी भी आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, चाहे तो आप इक्वेशन 1 चूज़ कर लें, उसमें आप एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दें, और चाहे तो आप इक्वेशन 2 चूज़ कर लें, उसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दें और टी कैलकुलेट कर लें,
ठीक है, दोनों से आंसर आपका क्या आएगा, ठीक है, सेम आएगा। तो यहाँ पर अब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं इक्वेशन 2 में। फॉर टेंशन सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 लिखी मैंने, 50a इज इक्वल टू टी माइनस 490 साइन थीटा। एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव आएगा तो आपको नेगेटिव लिखना है, ठीक है, आप पॉजिटिव करके नहीं लिखेंगे। आंसर तो आप पॉजिटिव बता देंगे, एक्सेलरेशन इतना है, लेकिन यहाँ पर आप नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तब आपका टेंशन सही आएगा, ठीक है। तो ये आ गया टी, ये होगा, इसको आपने देखें 490 साइन थीटा और इसको आपने कैलकुलेट कर लिया तो 245 आया। इन दोनों को आपने जब मल्टीप्लाई किया, ठीक है, आपने सारे पूरे नंबर के साथ, तो ये आ जाएगा 21.88, ठीक है। और यहाँ पे आ रहा है -245, -245 को यहाँ ले जाएंगे, ये हो जाएगा +245, तो ये हो जाएगा +245 -21 पॉइंट, यानी 245 में से माइनस करना पड़ेगा 21.88, ठीक है। तो आप माइनस करेंगे 245 में से 21.88, तो आपके पास आएगा 223.11 न्यूटन, ठीक है। ये आ गई टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है, ये आ गया हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल का, ठीक है, आंसर। अब है हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल इस चैप्टर का, प्रॉब्लम नंबर 19, और ये यहाँ पे भी 2 ब्लॉक्स हैं, 2 ब्लॉक्स ईच वेइंग 196 न्यूटन। दोनों का वेट जो है सेम है, 196 न्यूटन, रेस्ट ऑन प्लेन एज शोन इन फिगर 3.24। अभी हम देखते हैं फिगर में क्या है। इफ द प्लेन्स एंड पुलीज आर फ्रिक्शनलेस, ठीक है, ये ज़रूर देखें, आपको बताया गया होगा कि जो आपके प्लेन हैं, जो सरफेसेज हैं, जो इंक्लाइंड प्लेन है वो, और पुली जो है वो फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शन 0 है, यानी हम इक्वेशन में फ्रिक्शन नहीं लेंगे। एंड फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 2 बॉडीज एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द कॉर्ड जो है आपको कैलकुलेट करना है। फिगर देख लेते हैं, उसके बाद हम डाटा बनाएंगे। यहाँ पर हमें न्यूमेरिकल के अंदर यहाँ पे नज़र आ रहा है कि दोनों का वेट सेम है, यानी W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू 196 न्यूटन। तो दोनों का मास भी हम एक ही दफ़ा कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, दोनों का मास भी सेम आएगा। M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू, ठीक है, W1/G लिख लें या W2/G लिख लें, दोनों का एक ही रिजल्ट आएगा। आगे हम पहले देख लेते हैं कि हमारी फिगर में हमें क्या बताया जा रहा है। फिगर देखें, ये है, एक ब्लॉक जो है वो रखा हुआ इंक्लाइंड प्लेन पर। कैसे पता चला, ये सरफेस जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ एंगल बना रही है थीटा, ठीक है। तो ये हमारा जो है थीटा गिवन होगा, फिगर में लिखा होता है ये। तो यहाँ पर ये हो गया इंक्लाइंड प्लेन, इसको इंक्लाइंड प्लेन की तरह सॉल्व करेंगे। और ये जो है ब्लॉक रखा हुआ है हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, ये इंक्लाइंड प्लेन भी नहीं है और ये वर्टिकली हैंग भी नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है। तो ये पुली का सेकंड केस होता है, उसमें जो हमने देखा था कि एक बॉडी भी जो थी जिसका मास m2 था, ठीक है, वो रखी थी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। तो उसकी जो जैसे हमने इक्वेशन बनाई थी वैसे ही यहाँ पर इसकी इक्वेशन बनेगी, ठीक है। फिर यह दोनों जो कनेक्टेड हैं वो एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है, ये स्ट्रिंग आ रहा है। तो स्ट्रिंग जो होता है, ठीक है, उसमें टेंशन एक ही होती है, तो यहाँ पे भी टी टेंशन होगी, यहाँ पे भी टी टेंशन होगी, टेंशन होती है टुवर्ड्स द पुली, यहाँ पे होगी टेंशन टुवर्ड्स द पुली, ठीक है। और ये जो है इस तरह से अब मूवमेंट जो है आपको खुद सपोज करनी पड़ेगी। इसका जो वेट है हम ले रहे हैं, ठीक है, ये हम इसका W1 ले रहे हैं, ये हमारी बॉडी 1 है ये, और ये जो है हमारी बॉडी 2 है, इसका वेट हम W2 ले रहे हैं। अब मोशन आपको खुद सपोज करनी पड़ती है, ठीक है, अब आप खुद सपोज कर लें। तो यहाँ क्योंकि देखें हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है तो ये खुद से उधर तो नहीं जाएगा, इसका मतलब है हम सपोज करेंगे कि ये यहाँ नीचे जा रहा है, ठीक है, और ये फिर जब ये नीचे जाएगा तो ये रोप ज़ैपत है, इसको समझ लें कि एक पुल मिलेगा, तो ये बॉडी जो है, ठीक है, यानी ब्लॉक 1 जो है वो इस साइड पर आएगा, यानी टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करेगा ये, ठीक है। तो ये डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, मोशन हमने बताई है, ठीक है, ये ए, इसका एक्सेलरेशन इधर होगा और ये इसकी डायरेक्शन इधर होगी ए, ठीक है, ये इधर होगा। अब फोर्सेस अगर हम देखें, ठीक है, तो ये टेंशन, ठीक है, आपके पास अलोंग द स्ट्रिंग टुवर्ड्स द पुली, अलोंग द स्ट्रिंग टुवर्ड्स द पुली, और यहाँ पर इसका, ठीक है, बॉडी 1 का जो वेट है ये है वर्टिकली डाउनवर्ड W1, और ये क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी है तो यहाँ होगा नॉर्मल रिएक्शन R। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, जो सरफेस बॉडी पर फोर्स लगाती है वो होता है, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ये होगा 90 डिग्री का एंगल इसके साथ, सरफेस के साथ, ठीक है। अब ये जो ब्लॉक है वो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब है ये दोनों फोर्सेस क्या कर रही हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, बैलेंस कर रही हैं। तो यहाँ पर जो है, ठीक है, R किसके इक्वल होगा, W1 के इक्वल होगा, और ये दोनों समझ लें कि ख़त्म हो जाएंगे, इसका आगे मोशन में कोई काम नहीं होगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर देखें, इसके लिए कौन सी फोर्स बची, सिर्फ टेंशन बची, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो गए, और यहाँ पे इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है,
ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन लेस है। और ये हमारे पास क्या है कि टेंशन है, तो इस ब्लॉक को जो फोर्स मूव करवा रही है वो ओनली टेंशन है। ठीक है, यानी कि हम इसमें एक ही फोर्स है जो कि इसको मूव करवा रही है, और जब एक ही फोर्स है, ठीक है, तो इसमें ना कोई छोटी होगी ना कोई बड़ी होगी, क्योंकि देखिए इसके ऑपोजिट फोर्स हैं। अगर इसके ऑपोजिट कोई फोर्स होती है तो फिर हम देखते हैं कि ये छोटी है बड़ी है, और बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ ऑपोजिट में नहीं है, जिसका मतलब है यही एक फोर्स है जो कि इस ब्लॉक को मूव कर पा रही है, और यही रिजल्टेंट फोर्स है। उसके बाद यहाँ वाला जो है, इसको इंक्लाइन प्लेन की तरह देखेंगे, इसका वेट जो होगा W2 वर्टिकली डाउनवर्ड। इसके जब आप कंपोनेंट बनाएंगे तो एक बनेगा, ठीक है, इस तरह से एक्स कंपोनेंट W2 cos थीटा, और एक जो होगा आपके पास बनेगा पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन W2 sin थीटा जी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी आपके पास सरफेस पर होता है ये, तो यहाँ पे भी सरफेस फोर्स लगाती है ब्लॉक पर, और वो होता है यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन। अब क्योंकि ब्लॉक इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे भी R और W2 cos थीटा जो है क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम इनको नहीं लिखेंगे, ये इनका काम खत्म। ठीक है, अब जो इसको मूव करवाने में जो फोर्सेस पार्टिसिपेट कर रही हैं वो है W2 sin थीटा और टेंशन। अगर हम इसको सपोज कर रहे हैं कि ये ब्लॉक जो है ब्लॉक 2 वो मूव कर रहा है डाउनवर्ड, इसका मतलब है कि ये डाउनवर्ड फोर्स जो है वो ग्रेटर है, यानी W2 sin थीटा बड़ी है। ठीक है, W2 sin थीटा ग्रेटर है किससे, टेंशन से। तो फिर रिजल्टेंट फोर्स हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, बड़ी में से छोटी फोर्स को माइनस करके, तो रिजल्टेंट फोर्स होगी इसकी W2 sin थीटा माइनस टी। ठीक है, इस तरह से हम दोनों की इक्वेशन बनाएंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, एक्सेलरेशन आ जाएगा, फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टेंशन इन द स्ट्रीम। तो वही मेथड होगा जो कि हमारा प्रीवियस न्यूमेरिकल्स का था। यहाँ पे अब हम डाटा देख लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे वेट देख लिया था, ठीक है, यहाँ पे लिखा था 196 न्यूटन। ठीक है, मासेस निकालेंगे W1/G, और यहाँ पे हमारे पास है, ठीक है, वेट 196, G है 9.8, डिवाइड किया, ठीक है, आंसर आया 20 किलोग्राम। ठीक है, क्योंकि दोनों के वेट सेम है, दोनों के मास भी सेम होंगे। M1 = M2 = 20 किलोग्राम, और फिगर में से हमने देखा एंगल कितना लिखा था, थीटा = 30 डिग्री। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, एक्सेलरेशन और टेंशन। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपने क्या सपोज किया है कि W2 जो है, जो कि इंक्लाइंड प्लेन पर है, वो मूव कर रहा है डाउनवर्ड, इसका मतलब है डाउनवर्ड फोर्स इज ग्रेटर देन अपवर्ड फोर्स। तो W2 sin थीटा इज ग्रेटर देन टेंशन। अब रिजल्टेंट फोर्स कैसे आती है, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स आती है, ठीक है, ग्रेटर फोर्स में से स्मॉलर फोर्स माइनस करके, W2 sin थीटा माइनस टी इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स, और रिजल्टेंट फोर्स की बॉडी 2 की बात हो रही है तो यहाँ F2 लिखेंगे, और रिजल्टेंट फोर्स प्रोड्यूस करवाती है एक्सेलरेशन, और जो फोर्स प्रोड्यूस करवाती है एक्सेलरेशन वो किसके इक्वल होती है, ma। ठीक है, अभी बॉडी 2 की बात हो रही है तो मास किसका, M2। ठीक है, M2a = W2 sin थीटा माइनस टी। अब यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी, M2 कितना है 20, a, ठीक है, W2 196, साइन 30 थीटा 30 है, और ये माइनस टी, ये बन गई हमारी इक्वेशन 1। ठीक है, बॉडी हम 2 के लिए इक्वेशन 1 बनाई है। अब W1 को हम सपोज कर रहे हैं कि ये मूव कर रही है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी है, मूव कर रही है टूवर्ड लेफ्ट। ठीक है, ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, यहाँ पर अब हमने फोर्सेस देख ली थी कि यहाँ पर, ठीक है, R जो था वो किसके, W2 के इक्वल था, वो कैंसिल आउट कर रहा था, तो रिजल्टेंट फोर्स वहाँ पे थी सिर्फ ओनली T। तो T जो होगी, ठीक है, वो रिजल्टेंट फोर्स के इक्वल हो जाएगी, यहाँ पे कोई सब्ट्रैक्शन नहीं हो रही है। तो T = रिजल्टेंट फोर्स विच इज F1, बॉडी 1 की बात हो रही है तो F1 लिखेंगे, और रिजल्टेंट फोर्स किसके इक्वल होती है, Ma, और बॉडी 1 की बात हो रही है तो हम लिखेंगे M1, M1a = T। यहाँ पे हमने M की वैल्यू पुट कर दी 20, 20a = T, ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब इन 2 इक्वेशंस को हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। फॉर एक्सेलरेशन ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, ये इक्वेशन हमने 1 लिखी, 20a = 196 sin 30 माइनस टी, और ये सेकंड इक्वेशन है 20a = T। ठीक है, यहाँ पे हम देखें लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर लेंगे, ये होगा 20a + 20a इक्वल, ठीक है, यहाँ पर अब देखें क्या कैंसिल होगा, ठीक है, प्लस टी और माइनस टी कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास बचेगा सिर्फ 196 sin 30, 196 sin 30, 196 sin 30, और यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा 20 + 20, ये हो जाएगा 40a। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हम देख लेंगे, हमारे पास आ जाएगी 98, 40a = 98,
ए की वैल्यू निकाल लेंगे, 40 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड करेगा तो 98 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू 2.45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया एक्सेलरेशन, ठीक है, ऑफ टू बॉडीज 2.45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसे एक्सेलरेशन की वैल्यू, ठीक है, अब आपको खुद नजर आ रहा है कि हमारी कौन सी इक्वेशन, ठीक है, इजी थी, ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन हमारे पास इजी थी, ठीक है, क्या थी, 20a इज इक्वल टू टी, यानी t इज इक्वल टू 20a, ठीक है। इस इक्वेशन में हम a की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास टेंशन आ जाएगा। तो यहाँ पे अब ये देखें, टेंशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2 विच इज t इज इक्वल टू 20a, ठीक है, 20 मल्टीप्लाई बाय 2.45, हमने मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 49। टेंशन इज द फोर्स, इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 49 न्यूटन, ठीक है। ये दोनों चीज़ हमने कैलकुलेट कर ली, तीनों न्यूमेरिकल्स में हमें कैलकुलेट करना था एक्सेलरेशन एंड टेंशन, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे, ठीक है। तो अपने कमेंट्स दिया करें, ठीक है, और इसको, ठीक है, शेयर किया करें और लाइक किया करें।